हे जी, किस जात के हो जी? वोट तो हम ही के देवनु। हम तोहार जात के हई, हम गौवा के सूरतिया बदल दी, समझा नु? सुना, दूसरे के चक्कर में पड़बा तो जीते के बाद यहाँ दिखाए न दे। और हमरा तो जनते है, हम 24 घंटा गौवे में पड़ा रहे। काहे से कि अब तक हम कभू जीतबे न थे। दोस्तों, ये मुझे जो है ये भाषा बोलने का शौक नहीं चढ़ा है, बल्कि बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य में मोदी और शाह के अलावा नीतीश कुमार को लेकर चर्चा गर्म है। एक और तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में नीतीश बाबू अपनी कमर कस रहे हैं। हालांकि राज्य में चुनावी माहौल के बीच बीच में कभी कभी दारू एंगल भी सामने आ जाता है और ऐसे में नीतीश कुमार बिना पिए ही लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हमको थोड़ा आसान करके समझा सकते हैं, ये सब ऐसे नहीं बुझाता है हमको। लेकिन भाई, जाति का समीकरण ही तो बिहार में सबको फतह दिलाने में महती भूमिका निभाता है। तो आज की वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरणों पर बात करें। नमस्कार मित्रों, तो आज सीधे बिहार की धरती पर हो रही है उथल पुथल को बयां करने की कोशिश। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। लेकिन अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटर किसके साथ, इसकी परीक्षा शुरू हो गई है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़कर दलित वोटर पर अपनी पकड़ का पता लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने के ऐलान के साथ ही ये बिहार में अपनी पार्टी की जोर आजमाइश करेंगे। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट बैंक की पहचान करने के बाद वे लगभग 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए सीट सुरक्षित करने और इसके लिए दावा ठोकेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के साथ रहने के बावजूद पशुपति पारस की पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया गया और वहीं से इस कथा की शुरुआत होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक हलचल चुनावी मैदान में हुई, जिसके रचयिता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस ने ऐलान किया कि वे एनडीए से अलग हो रहे हैं। पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने का निर्णय क्यों किया, इसका बिहार चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही ये तय हो गया था कि पशुपति पारस ज्यादा दिनों तक बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 5 टिकट दिए थे। इस वजह से पार्टी में नाराजगी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एनडीए ने उनको सम्मान नहीं दिया। अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी को लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन का रवैया बदल रहा है, तो इस हालत में पार्टी ने एनडीए से टूट चुके संबंध तोड़े जाने की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि एनडीए से अलग होने का जो फैसला पशुपति पारस ने अभी लिया है, उसे लोकसभा चुनाव के वक्त ही लिया जाना चाहिए था। एनडीए गठबंधन में लगातार पशुपति पारस और उनकी पार्टी का अपमान हुआ, जबकि पारस और उनकी पार्टी ने पूरी निष्ठा एनडीए के साथ की। लेकिन वो कितने दिनों तक अपमान सह सकते हैं? एक राजनीतिक दल साधु की तरह व्यवहार तो नहीं कर सकता। यही वजह है कि पशुपति ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को तरजीह दी गई, जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए के विरुद्ध प्रचार किया। हम एनडीए के साथ खड़े थे, लेकिन हमें दरकिनार कर दिया गया और अपमान किया गया। अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, कितना अपमान सहेंगे हम। चुनाव 5 साल में एक बार होता है और ये महापर्व है, इसलिए हमने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। पार्टी का कहना है कि जब लोक जनशक्ति पार्टी का बंटवारा हुआ तो हमारे पास 5 सांसद थे और बीजेपी ने हमें तवज्जो दिया और पशुपति पारस को मंत्री पद भी मिला। लेकिन अब बीजेपी हमारे साथ यूज एंड थ्रो का व्यवहार कर रही है। बड़ी जल्दी समझ में आ गया भाई। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट उनके निधन के बाद हो गई थी। जून 2021 में पार्टी का विभाजन हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अस्तित्व में आई। लोकसभा चुनाव के वक्त एनडीए यानी बीजेपी ने चिराग पासवान वोट पर भरोसा किया और उन्हें अभी भी यही उम्मीद है कि दलित वोट चिराग पासवान के पास है, इसलिए वे उन्हें तरजीह भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्रवण अग्रवाल कहते हैं कि बिहार बीजेपी के नेता, जिनमें अध्यक्ष और प्रभारी भी शामिल हैं, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को
यह गलत जानकारी दी है कि बिहार में दलितों के वोट पर चिराग पासवान का दबदबा है। बिहार का दलित ये मानता है कि चिराग पासवान उनके नेता नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा ये बात। तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो उपचुनाव हुआ था उसमें वह पता भी चल गया था कि सच क्या है, दलित किसके साथ है, इसका अंदाजा हालांकि पार्टी को हो गया है, लेकिन वो मानते नहीं तो हम क्या करें। हालांकि पशुपति पारस ने एनडीए को छोड़ने की घोषणा भले ही की हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए और पशुपति पारस के बीच दूरी बढ़ गई थी जो पहले से दिखाई दे रही। जहां तक बात बिहार विधानसभा चुनाव पर है तो इस फैसले के प्रभाव की है तो मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस की पार्टी कोई बड़ा प्रभाव कायम कर पाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ गए तो राजद को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है और 250 से 500 वोट का भी बहुत महत्व होता है इसमें। इस लिहाज से देखें तो पशुपति पारस का निर्णय चुनावी दंगल में मौका भुनाने जैसा प्रतीत हो रहा है। एकदम सच बोलता है, क्योंकि पार्टी ने अभी यह स्पष्ट भी नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह अभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हालांकि कर रही है, यानी कि पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयत्न करेगी और अपनी ताकत को आजमाएगी और फिर चुनाव की घोषणा के बाद उस ताकत को भुनाएगी। यानी कि पशुपति पारस ने अब यह स्पष्ट ये नहीं कर दिया है। कुल मिलाकर पशुपति पारस ने दिमाग से गेम खेला है, यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट भी नहीं किया है कि एनडीए के साथ नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। इस लिहाज से चुनाव में 10 से 15 सीट की डिमांड की उम्मीद की जा रही है उनसे और अभी की स्थिति में ये प्रतीत होता है कि पशुपति पारस दिमाग से गेम खेल रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी से एनडीए से अपना दामन तोड़ लिया है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले उन्होंने एक नए तरीके की आजमाइश करनी चाहिए। दलित वोटर्स यानी कि जो दलित समीकरण है उसको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और एनडीए को डराने के लिए यानी कि उसको एक गियर में लेने की पूरी बात की जा रही है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो दिमाग है, जो चाणक्य नीति है, उसमें शायद अभी पशुपति पारस फिट नहीं बैठ पा रहा है। देखना ये होगा, अभी इंतजार करना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने साफ तौर पर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये जीत के बाद तय किया जाएगा। उसी तरह से अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एनडीए के उन तमाम बागियों को सबक दी जाएगी जो एनडीए से अलग होने का नाटक कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि उनको प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के तमाम समाचार वीडियोस पाते रहने के लिए ई रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों की हर चाल पर गहरी नजर।